हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 4। तो इस चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अबाउट मेनी मोर थिंग्स अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दिस चैप्टर स्टार्ट with the issue of South Africa. South Africa is a country of several races, including African American people who belong to South Africa, the white who came there to settle, Indians who came as a labor and traders, and so on. So South Africa है वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन एंड अदर इंडिया के और भी बाकी जगह के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे एक लॉ, इस कंट्री को एक लॉ गवर्न करती है, उसको बोलते हैं अपार्थाइड लॉ। इसका मतलब है यहाँ के लोग को स्किन के कलर पे बांटा गया है। तो अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और रेस की तरफ जैसे कि ब्लैक एंड वाइट एंड ब्राउन अदर थिंग्स। पीपल वे डिवाइडेड इनटू वाइट, अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन एंड अदर रेसेस। अकॉर्डिंग टू लॉ द रेसेस आर नॉट अलाउड टू मिंगल ईच अदर। तो यहाँ के लॉ के अनुसार ये पहले की बात है जब लोग एक दूसरे से नहीं मिंगल नहीं कर सकते थे, एक जगह नहीं रह सकते थे, एक जैसी फैसिलिटी नहीं मिलती, सबके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ थी, कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो साउथ वहाँ पे एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने साथ में स्ट्रगल किया इस लॉ के, अपार्थाइड लॉ के खिलाफ। एंड हम सब जानते हैं उस लीडर को जिसको कहते हैं नेल्सन मंडेला। इनको साउथ अफ्रीका के गांधी जी भी कहा जाता है, जिन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट फाइट किया। सेवरल ईयर इन्होंने स्ट्रगल किया, फाइनली उनको सक्सेस मिला 1994 में। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे सभी तरह के रेस के लोग और डिफरेंट स्किन कलर के लोग साथ में रहने लगे और सबको इक्वल कंसीडर किया जाने लगा। तो अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन के बारे में। तो हमारा वहाँ ख़त्म हो गया साउथ अफ्रीका की कहानी। अब हम अपने कंट्री के बारे में बात करेंगे, पार्टिसिपेशन के बारे में। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? हम बार बार रेगुलर इलेक्शन क्यों करते हैं? हम इलेक्शन करते हैं अपने लीडर को इलेक्ट करने के लिए, जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है और हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, और वो हमारे वॉइस, इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड अदर थिंग्स को, हमारी ज़रूरत को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए लड़े। तो एवरी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। तो सभी तरह की गवर्नमेंट एक फिक्स ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है। हमारे इंडिया में 5 ईयर के लिए कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। अगर वो गवर्नमेंट 5 ईयर से भी ज़्यादा सर्व करना चाहती है तो उसको फिर से इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा, तब वो पार्टी पावर में आएगी। तो इस तरह हमारे इंडिया में लीडर्स री इलेक्ट होते हैं और रेगुलर इलेक्शन होता है फॉर द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, सो ये जनरल पीपल के लिए है। द अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग बहुत सारी वेज है। तो हमारी कंट्री में जो 5 ईयर की जो गवर्नमेंट बनती है, जिसको हम वोट दे के सिलेक्ट करते हैं, हम चाहे तो अपने गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो हम उसको ऑपरेशन को भी देख सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं वे जब ज़रूरत हो। जैसे कि एग्जांपल अगस्त 2005 में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ा दिया। इसकी वजह से लोग सेटिस्फाई नहीं थे इस बात से, वो डिसअप्रूवल कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो समझाने की कोशिश की कि ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये लोगों को पसंद नहीं था। तो गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को विड्रॉ किया। लोगों ने क्या क्या किया इस इलेक्ट्रिसिटी दाम को कम कराने के लिए, जैसे कि लोगों ने कैंपिंग की, रैलीज निकाली, ऑर्गेनाइजेशनल सिग्नेचर कैंपेन किया और भी बहुत कुछ
किया, अपने ओपिनियन दिया, है ना। तो इसका मतलब है जब कंट्री के लोग अपने गवर्नमेंट से खुश ना हो तो वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चेंज करने का भी डिमांड कर सकते हैं। तो आप बहुत बार देखे होंगे रोड पे बहुत सारी रैलियाँ निकलती रहती हैं जिसमें लोग अपने अपने डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कभी किसी जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो हम अब बात करेंगे फाइंडिंग अनदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम और भी तरह से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट एंड सिक्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। जैसे कि बहुत साल पहले हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज़ के साथ माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक दलित, आदिवासी, वुमेन्स एंड अदर ऑफन पार्टिसिपेट दिस मैनर। उनको इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता था, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था एंड मैनी थिंग्स से दूर किया जाता था। लेकिन जो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने और उनके और भी लोगों ने साथ में इसका विरोध किया और फाइनली दे गेट इक्वल ट्रीटमेंट। तो अब हम बात करेंगे नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा को सुलझाना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ जो झगड़े होते हैं वो बाद में वायलेंस के रूप ले लेते हैं, उसमें लोग बनने लगते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से झगड़ा करता है एंड प्रिवेंट करता है। जो झगड़ा होता है मेनली किसी चीज़ के प्रोटेस्टिंग में होता है, वैरायटी ऑफ कल्चर की वजह से, रिलीजन की वजह से एंड रीजन की वजह से भी होता है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से होता है। तो हम एक एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, गवर्नमेंट इन सब झगड़ों को भी सेटल करने में अपना योगदान देती है। तो हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक मेनली टू द गवर्नमेंट पार्टिसिपेटिंग। तो जो मेनली जो पुलिस होती है जो गवर्नमेंट में, उसका रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करे, उसे रोके, है ना। और जो वायलेंस होता है उसको रोके। जो बहुत सारे लोग जो स्टोन थ्रो करते हैं पुलिस पे एंड इस तरह के बहुत सारे वायलेंस टेक प्लेस करते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे। जो कुछ समय पहले, नहीं बहुत साल पहले, कॉन्फ्लिक्ट हुआ दो स्टेट के बीच में और वो हुआ था कावेरी नदी के लिए। तो कावेरी वाटर के लिए हुआ था, कावेरी वाटर। तो जो दो स्टेट है कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनका इस नदी के पानी के लिए डिस्प्यूट हुआ था, डेटेड बैक टू legal dispute dated back to 1982 and by the late 1960 both states have a central government began to provide gravity of situation। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें अपना ध्यान देने की ज़रूरत पड़ा, क्योंकि जो वाटर था ना जो स्टोर होता था कृष्णा राजा सागर डैम जो कर्नाटका में है, वो इरिगेशन, खेती और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए कर्नाटका के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में और सिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता था। और सेम जो तमिलनाडु है जिसका जो पानी स्टोर करता था मीठू डैम में, वो भी बहुत सारी खेती डेल्टा रीजन और स्टेट के लिए यूज किया जाता था। द कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। तो दोनों डैम थे कर्नाटका और तमिलनाडु के, वो एक ही नदी पे थे। सो अगर कर्नाटका ने वो पानी रिलीज नहीं किया तो तमिलनाडु में जो डैम है वो फिलअप नहीं हो सकता था। इस वजह से जो दोनों स्टेट को है जो पानी की कमी का सामना भी करना पड़ा। बोथ स्टेट कैन गेट मच वाटर नीड इन देयर स्टेट। दोनों स्टेट को उतना पानी नहीं मिलता था जितना उन स्टेट में रहने वाले लोगों की ज़रूरत थी। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसमें अपना ध्यान दिया और डिस्ट्रीब्यूशन और दोनों स्टेट में फेयर सही डिस्ट्रीब्यूशन किया पानी का। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इक्वलिटी एंड जस्टिस। सो जो इक्वलिटी है एंड जस्टिस है, बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर। ये दोनों अलग नहीं हो सकते। द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो बहुत सारी जो पहले अनटचेबिलिटी थी जो दलित्स एंड माइनॉरिटी के साथ होती थी, अब वो एज बाई लॉ बैन हो चुकी है।
एंड उन लोगों को जो पहले एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, आज उनको विथ सो मैनी स्कॉलरशिप एंड अदर फैसिलिटीज़ उनको इंक्रीज किया जाता है। उनका एजुकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स सब उनको मिलने लगा है। तो द मेन पर्सन वाज बिहाइंड दिस was Dr. Bhimrao Ambedkar and many other like him who realized that such practice must not continue and justice can only be achieved when the people are treated equally। जिन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये सब नहीं होना चाहिए और सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, तो हमारे जो गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट है उन सभी लोगों को, माइनॉरिटीज़, दलित, आदिवासी, उनके लिए अलग ही प्रोविज़न बनाया गया जिसके अनुसार उनको बहुत सारी गवर्नमेंट की ओर से फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।